शिवसेना उपनेते माजी नगरसेवक कमलेश राय सध्या आमच्यासोबत आहे। कमलेशजी, तुमच्या बंदुकीने एक फायरिंगची घटना घडली होती वाराणसी एअरपोर्टवर, काय खरं होतं, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? एक्चुअली हम गए थे, एक गांव में मंदिर बना था, उसके जीर्णोद्धार में भगवान शिव का मंदिर था। वहां से हम 7 तारीख को हम गए थे और 16 तारीख को हम रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के बाद एक प्रोसेस है कि आपको कोई भी वेपन अगर आपके अटैची में है तो ले जाके काउंटर पे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से मैं आ रहा था, मैंने डिक्लेयर किया, फिर उनका सिक्योरिटी ऑफिसर आया, वो लेके गया स्कैनर के पास, और स्कैनर के पास चेक कराना पड़ता है। एक्चुअली हर एयरपोर्ट पे वेपन सेफ्टी रूम होता है। एक्चुअली ओपन में कभी भी वेपन खुलवाते नहीं ऑफिसर, लेकिन बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट होके भी वहां पे वेपन सेफ्टी रूम नहीं था। दूसरा, अगर नहीं भी था तो जो टेबल होता है वो कभी भी भूसे का रहना चाहिए या लकड़ी का रहना चाहिए, जिससे कभी अगर दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना से किसी को लगे नहीं। वहां पे ग्रेनाइट का टेबल था। जब मैं वेपन दिखा रहा था तो एक गोली फूंक के उसमें नाल में चिपकी थी, जिसका हमने बार बार उसको कॉक किया, उसमें से निकली नहीं, सब हमने निकाल दिया। हमें लगा कि अब गोली नहीं है और मैं अब उसको वेपन को ट्रिगर नीचे करके अपने बैग में रख लूं और गोली काउंट करा के उसका फॉर्म भर के एंट्री करके अब हम जमा कर दें। जब हम ट्रिगर नीचे किए तो जो चिपकी हुई गोली थी उस पे जब पिन पे लगा तो धड़ से फायर हो गया, और जब फायर हुआ तो ग्रेनाइट पे पहले लगा और फिर उछड़ के गोली एक जन के मोबाइल पे लगी और फिर एक बच्ची थी उसको लगा। बाद में हम सन्न हो गए कि भाई तो गलत हो गया, और उसके बाद जो कार्रवाई थी 125 AB की वो हुई और जमानत हुई, फिर मैं निकल के आया। लेकिन उसका प्रोपेगेंडा कुछ लोगों ने ऐसा किया कि हमने फायरिंग किया, हमने गलत काम किया। वो हादसा किसी से भी हो सकती है। अगर वहां पे रूम रहता और बालू भरा हुआ एक ड्रम रहता तो अगर भविष्य में कभी कोई भी पैसेंजर जाएगा और उसको चेकिंग में लेके जाएंगे तो सामने कम से कम कोई नहीं रहना चाहिए और वहां चेकअप होना चाहिए। और जो टेबल होता है भूसे का या रेती भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कभी भी इस तरह की दुर्घटना नहीं हो। म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की जी एअरपोर्ट अथॉरिटी आहे त्यांची चूक आहे, त्यांनी जर आधीच हे सगळे केले असते तर एवढी मोठी दुर्घटना घडली नसती, पण तुमची पण चूक आहे ना याच्यामध्ये? देखिए, दुर्घटना तो हुई हमसे, लेकिन अगर वो रूम रहता तो किसी को लगती नहीं। आप फायर हो सकता है क्योंकि आपके पास पिस्टल या रिवॉल्वर अगर फंसा है और नहीं पता और उसमें गोली चली तो फायर हुआ, तो मेरे से जो गलती हो उसकी सजा तो मुझे मिली। लेकिन वो जो अगर रूम रहता तो किसी को नहीं लगती। अगर किसी से गलती से फायर भी हुआ तो जो बालू रहता है ड्रम में रखा रहता है उसमें जाएगा, या भूसे का और टेबल और बालू रहेगा तो किसी को लग नहीं सकता। प्रिकॉशन वो होना चाहिए। गलती जो मेरी थी उसका तो मुझे एक्सीडेंटल केस मेरे पे हुआ और मैं जमानत लेके आया, और वेपन भी अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में उसका फैसला होगा तभी हमें मिलेगा। याचा परिणाम तुमच्या पॉलिटिकल छवीवर पण काही झालं? देखिए, एक्सीडेंट है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत अच्छा गाड़ी चलाने वाले हो, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी झटके में आपके गाड़ी के सामने आ गया और उसको लग गया, उसको खून आया, तो आपके ऊपर FIR होगा। ठीक है, आप कोर्ट से छूटेंगे। तो इसका परिणाम राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई राजनीतिक इस तरह का कोई गलत किया जिसकी लोगों के अंदर असर। या घटनेच्या नंतर तुम्हाला शिंदे साहेबांच्या फोन किंवा राजकीय काही चर्चा वगैरे झालीत का याबद्दल? देखिए, शिंदे साहब हमेशा एक पिता के तरह अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी घटना हो। उनकी एक आदत है कि अपने कार्यकर्ता को छोड़ते नहीं। और एक ना, शिंदे साहब मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बाद में है, वो एक लीडर है, और लीडर हमेशा अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहता है चट्टान की तरह। तो एक ना, शिंदे साहब जब भी, मैं नहीं, किसी भी पदाधिकारी के साथ अगर कोई दुर्घटना घटी है और क्या कोई दिक्कत आई तो उनकी आदत है वो रहते हैं मजबूती से, और मुझे लगता है कि इसमें भी उन्होंने हमें बहुत बड़ी मदद की। जी। तुम्ही जेव्हा एअरपोर्ट पाहिला तो पूर्ण फॅमिली होती की सिंगल तुम्ही होता? नाही, मी पण माझी बायको दोघे आम्ही होतो आणि दोघे समोर समोर उभे होते। तो ये जो गोली चली और लगी है वो जरूरी नहीं कि उन्हीं को लग सकती थी, वो हम दोनों को भी लग सकती थी, क्योंकि वो तो अनजान थे, हम लोग सामने ही खड़े थे। लेकिन अब दुर्घटना हुई तो उसका जो भी खामियाजा भुगतना था हमने भुगता। लेकिन जो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी जो चूक है,
अभी तो उनको कम से कम वो वेपन सेफ्टी रूम बनाना चाहिए। मुंबई में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, सब जगह है। तो बनारस तो माननीय प्रधानमंत्री साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे तो होना ही चाहिए। त्याच्यासाठी तुम्ही काही पत्र व्यवहार वगैरह करणार आहात? देखिए, अभी मैं पत्र व्यवहार करूंगा तो उसका मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि मैं ही आरोपी हूं उसमें। तो पत्र व्यवहार और सुझाव देना दोनों चीज हमारे लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन जो अधिकारी आए थे वहां पे सर्वे करने, हमारा स्टेटमेंट लेने, जगह की पहानी किए, जो कैमरा चेक किए, उनके निदर्शन में आया कि ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था। और उन्होंने निर्देश दिया। मुझे तो कोई बोला कि बनना भी चालू हो गया, वहाँ काम शुरू हो गया है, और ऊपर से भी आदेश हुआ है कि इसको तुरंत करके लिए। एक शेवटचा प्रश्न, तुम्ही तुमच्या वेपन नेहमीच घेऊन जातात की त्या दिवशी फक्त? 2005 से लेके अभी तक मैं हमेशा लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ। और एयरपोर्ट पे उसका 5,500 रुपया वेपन हैंडलिंग चार्ज भरा जाता है, वो मैं भरता हूँ। और भरने के बाद उनको हैंडओवर करता हूँ। यहाँ भी हमने पैसा भरा था, उसके बाद उनको चेक करना चाहिए था। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर रखा, अनट्रेंड थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं था पिस्टल और रिवॉल्वर के बारे में। तो वो आगे से ऐसा रखना चाहिए कि जो आदमी वहां पे रहे, कम से कम रिटायर्ड पुलिस वाला रहे, रिटायर्ड फौज वाले रहे, रिटायर्ड कोई अधिकारी रहे जो जिनको आर्म्स कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज है। क्योंकि हैंडलिंग चार्ज 5,500 जो लेते हैं एयरलाइंस वाले, वो इसी का लेते हैं कि वो हैंडल करेंगे, आपसे ले लेंगे, फिर वो चेक करेंगे। वो एक्चुअली सिविलियन को तो देना ही नहीं चाहिए चेक करने को। लेकिन अब आप अधिकारी हो, आप मुझे कह रहे हो आप चेक करके बताओ, तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। तो इस तरह की गलती ना हो, इसलिए भविष्य में अब हैंडलिंग चार्ज भले 500 और बढ़ा लें, लेकिन जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो ट्रेंड और वो रिटायर्ड कोई फौज या पुलिस के लोग हों जिनको नॉलेज हो। ज्या मुलीला गोली लागली होती तो मुली कशी होती आणि कुठे त्यांना लागली? उनके जंघे में लगा था और एक की उंगली में लगी थी। दोनों का इलाज का खर्चा जो था मैंने किया। उनको, उनके साथ मैंने अपना एक आदमी रखा था। मैंने बोला कि अगर मुझे गोली लगती तो मेरे बच्चे मेरी दवा करवाते। तो मैं अपने बेटे को यही बोला, रितेश जब आए, कि समझ लो मुझे गोली लगी है, तो उनको ये मत देखो कि वो कौन है, उनकी दवा जितना लगता है वो अपन खर्चा करके करेंगे। तो उनका हम लोग, उनको ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लगा था, तो वो लोग तो 2 दिन में डिस्चार्ज हो गए। लेकिन जो भी खर्चा लगा वो हमने किया। फिर वो बच्ची जाने लगी तो हमने उनको 25,000 रुपया उनके खाते में भी डाला कि आप जाके स्वस्थ आराम से खा पी के अपने हिसाब से रहिए, और कुछ और लगेगा दवा का तो मुझे भेजिएगा, मैं वो भी मदद करूंगा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवीशाह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।